तो आज हम आपके लेकर आए हैं हिंदी। ठीक है, शॉर्ट नोट्स है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। ये किस किस चीज़ को कवर करेगा ये हम आपको बताते हैं। आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देंगे, यूपी पुलिस, ठीक है, आरपीएफ, टैट, सी टैट या फिर सुपर टैट यानी कि एस टैट, जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें आप ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जहाँ आप लेखपाल, यूपी पैट, पीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। मतलब ये शॉर्ट नोट्स है, आपको शॉर्ट में आपको पूरा का पूरा हिंदी मिल जाएगा। ठीक है, रिवीजन के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। हिंदी भाषा के विकास के बारे में शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हिंदी 3000 भाषाओं में से एक है। ठीक है, भाषाएं टोटल कितनी थी? 3000 हैं और उनमें से हिंदी एक है। हिंदी की आकृति वियोगात्मक और विशिष्ट है। वियोगात्मक तथा या विशिष्ट कह सकते हैं हिंदी की आकृति। भारत में हिंदी भाषा के 4 परिवार हैं। भारत में आपसे पूछा जाता है कि बताइए भारत में हिंदी भाषा के कितने परिवार हैं, तो भारत में हिंदी भाषा के 4 परिवार हैं। ठीक है, पहला परिवार है भारोपीय, दूसरा है द्रविड़, तीसरा आस्ट्रिक, चौथी है चीनी तिब्बती। ठीक है, चीज़ों को ध्यान इस तरह से पढ़ेंगे कि हर बार एक बार में ही सब कुछ याद हो जाए। हिंदी कितनी भाषाओं में से एक है? टोटल भाषाएं कितनी है? लगभग 3000 भाषाएं हैं और उनमें से हिंदी एक है। हिंदी की आकृति कैसी है? तो हिंदी की आकृति वियोगात्मक या विश्लिष्ट है। भारत में हिंदी भाषा के कितने परिवार है? तो भारत में हिंदी भाषा के टोटल 4 परिवार है। पहला है भारोपीय, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है आस्ट्रिक, चौथा है चीनी तिब्बती। ठीक है, जिनमें से सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? भारोपीय। भारोपीय परिवार सबसे बड़ा परिवार है हिंदी भाषा के परिवारों में से भारत में। ठीक है, लगभग 73% है। द्रविड़ उसके बाद बोला जाता है आस्ट्रिक, और सबसे कम बोला जाता है यानी सबसे छोटा परिवार है चीनी तिब्बती का। ये कहाँ मिल जाता है? ये जो तिब्बत है ना, ठीक है, हिमालय के उस पार, तो उस साइड मिल जाता है। सबसे छोटा परिवार है, लगभग 0.7%। यानी कि इससे कहने का क्या तात्पर्य है? यानी भारोपीय भाषा लगभग 73% लोग बोलते हैं, उसके बाद द्रविड़ और आस्ट्रिक भाषा बोलते हैं, और जो तिब्बती चीनी भाषा है ना, ये सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है, जो तिब्बत साइड के क्षेत्र में ही बोली जाती है, लगभग 0.7%। हिंदी काल के 3 भागों में, हिंदी काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो हिंदी काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। देखो, ये है हिंदी काल, वो थी हिंदी भाषा, फ़र्क बहुत बारीक सा है। अब हिंदी भाषा की बात की जाए तो भाषा 3 है। कौन कौन सी? मेरे साथ बोलिए। भारोपीय, द्रविड़ और चीनी तिब्बती और आस्ट्रिक। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? भारोपीय भाषा। सबसे कम कौन सी बोली जाती है? चीनी तिब्बती भाषा। अब हिंदी काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो हिंदी काल को 3 भागों में मुख्यतः डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। कौन कौन सी? प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। अब प्राचीन हिंदी के बारे में बात की जाए तो 1500 से 500 ईसा पूर्व, 1500 से 500 ईसा पूर्व प्राचीन हिंदी, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी मध्यकालीन हिंदी, और 1000 ईस्वी से अब तक जो बोली जाती है वो है आधुनिक हिंदी। ठीक है, चीज़ें ध्यान रखना सीरियलिटी से कि बताइए कि प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी का कालक्रम क्या है? तो 1500 से 500 ईसा पूर्व प्राचीन हिंदी, प्राचीन काल की हिंदी, और 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी मध्यकालीन हिंदी, और 1000 ईस्वी से अब तक आधुनिक हिंदी। ठीक है, अब प्राचीन काल की हिंदी को भी डिवाइड किया गया है कितने भागों में? तो प्राचीन काल की हिंदी को वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति में डिवाइड किया गया। अब वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति आप कैसे समझ सकते हो? देखो, ये ईस्वी है, प्राचीन काल के है। प्राचीन काल में, ठीक है, वैदिक काल, लौकिक, ठीक है, तो ये 2 टाइप की संस्कृति हैं प्राचीन हिंदी में, वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति। मध्यकालीन हिंदी जो कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक की है, उसमें टोटल 4 लैंग्वेज हैं, जो भाषाएं हैं वो 4 प्रकार की हैं। पाली,
प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश और अवहट। ठीक है, ये सीएलटी आपको याद रखना होगा, आपको काम आएगा। ठीक है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। अब आधुनिक काल की हिंदी के बारे में अगर बात करते हैं, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी से अब तक जो चली आ रही है, वो कौन कौन सी है? बांग्ला, असमिया, उड़िया, मराठी, गुजराती और अन्य भी। ठीक है, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, यानी कि हिंदी की माता कौन है? संस्कृत। हिंदी का विकास क्रम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत को आप सिर्फ संस्कृत कह सकते हैं, प्राचीन, जो कि प्राचीन काल की हिंदी है। तो संस्कृत आप इसको बोल सकते हो ऐसे, प्राचीन संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अवहट, उसके बाद प्राचीन हिंदी, उसके बाद प्रारंभिक हिंदी। यानी कि प्राचीन हिंदी से प्रारंभिक हिंदी का विकास इस तरह से हुआ, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, अवहट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषा का विकास हुआ। ठीक है, जो आधुनिक भारतीय भाषा का विकास का किससे हुआ? अपभ्रंश भाषा से हो रहा है। अवहट नहीं लिखोगे आप। ठीक है, अपभ्रंश का जो शुद्धतम और शुद्ध किया गया तब आया अवहट, लेकिन ये शुद्धतम कब किया गया? तो ये किया गया अपभ्रंश से। तो आधुनिक भारतीय भाषा का विकास अपभ्रंश से माना जाता है। अपभ्रंश के भेद देख लेते हैं। अपभ्रंश के टोटल 6 भेद हैं, उनमें से देखो सौरसेनी, मगधी, अर्धमगधी, खस, ब्राह्मण और महाराष्ट्री। ठीक है, सौरसेनी, मगधी, अर्धमगधी, खस और ब्राह्मण और महाराष्ट्री। और सौरसेनी के बारे में बात करी जाए तो पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। सौरसेनी हिंदी, पश्चिमी हिंदी कहते हैं, गुजराती और राजस्थानी को सौरसेनी। मगधी की बात की जाए तो मगध से आप बिहार समझ सकते हो, तक्षशिला आपको आ जाएगा। तो बिहार, असमिया, उड़िया और बांग्ला, बिहार साइड के एरिया में मगधी बोली जाती है। अर्धमगधी की बात की जाए तो पूर्वी हिंदी, अर्धमगधी हिंदी है। अब खस की बात, जो खस देखो, जब जहाँ पर पहाड़ी एरिया होता है ना, वहाँ पर ये खस बोली जाती है। ब्राह्मण पंजाबी और सिंध प्रांत में ब्राह्मण हिंदी बोली जाती है। ठीक है, और महाराष्ट्र में मराठी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू है, परम चरयु। ठीक है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है? स्वयंभू, परम चरयु। हिंदी भाषा का शिशुकाल है, हिंदी भाषा का शिशुकाल आदिकाल। हिंदी भाषा का शिशुकाल आदिकाल है। हिंदी भाषा किस भाषा का है? हिंदी शब्द किस भाषा का है? देखो, हिंदी आई है संस्कृत से, लेकिन हिंदी जो वर्ड है वो है फारसी वर्ड। बारीकी चीज़ें हैं, ध्यान रखना है। हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने बोला है हिंदी को आम बोलचाल की भाषा, जॉर्ज ग्रियर्सन। भारत की सारी लिपियां निकली हैं ब्राह्मी से, वैदिक आर्यों ने शुरू की। भारत की सारी लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली है, जो कि वैदिक आर्यों की लिपि है। गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी के 2 भाग हो गए थे। गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी के 2 भाग हो गए थे। कौन कौन से? उत्तर ब्राह्मी और दक्षिण ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी का स्वरूप देखते हैं तो उत्तरी ब्राह्मी से गुप्त लिपि से सिंधु मातृका लिपि और सिंधु मातृका से कुटिल लिपि और कुटिल लिपि से नागरी और शारदा लिपि। ठीक है, अब नागरी से बनता है पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा, और शारदा से बनता है गुरुमुखी, लहंदा, शारदा और टाकरी। अब पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा के बारे में बात करी जाए तो देवनागरी पश्चिम शाखा, राजस्थानी पश्चिम शाखा, गुजराती, कैंथी और महाजनी पश्चिम शाखा। पूर्वी शाखा है बांग्ला लिपि, असमिया, उड़िया। दक्षिण ब्राह्मी का स्वरूप के बारे में बात की जाए तो दक्षिण ब्राह्मी के स्वरूप में तेलुगु कन्नड़ लिपि, तमिल या कलिंग लिपि और ग्रंथ लिपि और मलयालम लिपि। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको फिर से डिफाइन करते हैं। आम बोलचाल की भाषा, जॉर्ज ग्रियर्सन। भारत की सारी लिपियां निकली ब्राह्मी से, जो कि वैदिक आर्यों की लिपि है। गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी के 2 भाग हो गए थे। कौन कौन से? उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिण ब्राह्मी। अब उत्तरी ब्राह्मी के बारे के स्वरूप को समझते हैं तो उत्तरी ब्राह्मी से गुप्त लिपि और गुप्त लिपि से सिंधु मातृका लिपि और सिंधु मातृका से कुटिल लिपि और कुटिल लिपि से नागरी और शारदा लिपि। अब शारदा की बात की जाए तो पंजाब साइड, पंजाब, लहंदा, शारदा, टाकरी, क्योंकि पंजाब में शारदा नहर है ना,
ठीक है, तो वहीं से गुरुमुखी, लहंदा और शारदा टाकरी है। अब नागरी की बात की जाए तो नागरी में दो टाइप की भाषा शाखा निकल आती हैं, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा में देवनागरी जो कि हिंदी का हिंदी है, ठीक है, राजस्थानी, गुजराती, कैथी और महाजनी, ये सब पश्चिमी शाखा है। पूर्वी शाखा में बांड्रा लिपि, असमिया, उड़िया, ठीक है। अब दक्षिणी ब्राह्मी का स्वरूप देखते हैं तो दक्षिणी ब्राह्मी का स्वरूप तेलुगु, तमिल और ग्रंथ और मलयालम। तेलुगु में कन्नड़ और तमिल में कलिंग और ग्रंथ लिपि मलयालम लिपि। और हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। अब बिहारी की बात की जाए तो बिहारी में मैथिली, मगही और भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली, मगही और भोजपुरी। अब ट्रिक है कि मैम भोज खा लो, ठीक है। बिहार में मैथिली, भोजपुरी और मगही। पहाड़ी में कुमाऊँ, गढ़वाली और नेपाली। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊँ, गढ़वाली और नेपाली। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना तो साहित्य का परिचय छोटा सा था। अब आते हैं वर्णमाला पर। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है, सबसे सूचित इकाई वर्ड है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं वर्णमाला। ध्वनि आवृत्ति का सूचक है लुट स्वर। राम, जब इस तरह से एक कोई ध्वनि लंबे टाइम तक रहता है ना, तो उस टाइम ये सब होता है। ध्वनि आकृति का सूचक है। भाषा की सार्थक इकाई है वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य। बिना सार्थक वाक्य के भाषा नहीं बोली जाती। वर्ड और अक्षर में अंतर है, ठीक है। जैसे कि का, खा, गा, ये वर्ड है, और का प्लस आ ये अक्षर है। दोनों मिला के क्या बना? का। वर्डों के खंडन को अक्षर कहते हैं, वर्डों के खंडन को अक्षर कहते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिला दिया तो क्या बने? का, जो कि क्या बन गया? वर्ड। और इनको अलग अलग कर दिया तो क्या बन गया? अक्षर बन गए। वर्णमाला 52 है। वर्णमाला कितनी है? 52, जिसमें से स्वरों की संख्या है 11 और व्यंजनों की संख्या है 33। वर्णमाला 52 है, जिनमें स्वरों की संख्या है 11 और वर्णमाला और व्यंजनों की संख्या है 33, ठीक है। अब स्वरों में स्वर, दीर्घ और प्लुत स्वर, ठीक है। सॉरी, स्वरों की संख्या है हर्ष, दीर्घ और प्लुत स्वर। अब व्यंजनों की संख्या है स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। हर्ष, दीर्घ और प्लुत स्वर। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अब प्लुत स्वर में जिसमें ये आ जाएगा, ठीक है। ऊष्म व्यंजन श, शाह, शा, सा, शा, हा, ठीक है। ये सब ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ या ला हुआ, या रा ला हुआ, ठीक है। स्पर्श व्यंजन आप समझते हो। दीर्घ स्वर, ठीक है, जैसे कि छोटे आ से बड़ा आ। अब हर्ष क्या है? आ, ई, री, आ, ई, उ, री, ये हर्ष स्वर। अब दीर्घ स्वर बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, आओ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्वरों के उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। अब स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान तो के आधार पर वर्गीकृत, तो मात्रा के आधार पर। तो हर्ष, दीर्घ और प्लुत स्वर। अब आ, ई, उ, री अश्वर है, और दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, उ, जो कि मूल दीर्घ है, और ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। प्लुत स्वर आप देख ही चुके हो। अब देखो, एक था मात्रा के आधार पर, तो इस तरह से बढ़ गया, ठीक है। अब आते हैं जीभ के आधार पर। तो जीभ के आधार पर दो टाइप के हैं, अग्र स्वर, पश्च स्वर, अग्र, मध्य और पश्च स्वर, ठीक है। अग्र स्वर, अग्र, मध्य और पश्च स्वर, ठीक है। मध्य में इस तरह से आप समझ लो, ठीक है। आ, ई, उ, और ए, ऐ, ओ, औ। देखो, अब अगर अग्र स्वर के बारे में बात की जाए तो दो इसके उठा लो, बड़ा, बड़ी, ठीक है। दो इसके उठा लो,
छोटी ई बड़ा ई और छोटा ए बड़ा ए, ये दोनों अग्रस्वर। अब मध्य की बात की जाए तो छोटा आ उठा लो, मध्य का सिर्फ एक ही उठाना है, छोटा आ, तो ये मध्य का हो जाएगा। अब बाकी जितने भी बचे हैं वो सब पश्च में आ जाएंगे। तो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए आए आओ, ओ आओ और अंग। ठीक है, बड़ा आ, ऊ और ऐ भी आएगा, ओ भी आएगा, औ भी आएगा। ठीक है, तो हो गया जीभ के आधार पर। फिर से देखो अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। अग्रस्वर जैसे कि पहले आपको फिर से एक बात दिखा देते हैं। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऐ ए आए, ओ आओ। ठीक है, ये हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो, ये अलग भाग है, ये अलग भाग है और ये अलग भाग है। ठीक है, अब अग्रस्वर के बारे में बात की जाए तो देखो इसमें 2 लोग हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं। सबसे ज़्यादा किसमें 4 में। तो जब इसमें अग्र की बात करेंगे तो सबसे पहले हम जिनके पास ज़्यादा हैं उन्हें उठाएंगे, या जिनका कम है उनको उठाएं। तो जिनके पास ज़्यादा शब्द ज़्यादा वर्ड है उनको उठाएंगे। तो ज़्यादा किसमें ई ए, तो इसमें अग्र के बारे में आगे वाले उठा लो। ठीक है, ये दोनों उठा लो, छोटी बड़ी और छोटा ए बड़ा ए। ठीक है, ये दोनों उठा लो और ये क्या हो गए अग्र। ठीक है, अब क्या क्या बचा, मध्य। मध्य में आप आ सब में होता है, जितने वर्ड होंगे ना इन सब में आ होगा, तो आ मध्य के लिए, आ इसको निकाल लिया मध्य के लिए। अब जो भी बचे हैं, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ओ आओ, ये सब क्या हो जाएंगे, पश्चिम हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो जीभ के आधार पर। मात्रा के आधार पर बता ही दिया कि हास्य, दीर्घ और व्यंजन, अपलुत। ठीक है, और अब चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब मुख के आधार पर, मुख के आधार पर विव्रत, संवृत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत, इन सब की बात चर्चा होगी। ठीक है, तो मुख द्वार के आधार पर तो विव्रत, अर्धविव्रत, संवृत, अर्धसंवृत। विव्रत में आप पूरा मुंह खुल जाए तो बड़ा आ जाता है आ, तो विव्रत। अर्धविव्रत में आधा मुंह खुले तो क्या हो जाएगा, ए आ ए ओ आओ, आधा मुंह खुले तो। और संवृत में मुख द्वार लगभग बंद सा हो, छोटी बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो। और अर्धसंवृत में मुख लगभग आधा बंद आधा खुला हो, तो ए आए, ए और आओ। अब इसको देख लेते हैं, विव्रत, उसके बाद अर्धविव्रत, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। देखो ये जो पूरा वाला ये जो पोर्शन है ना जीभ के आधार पर, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। आ, छोटा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ऐ ओ आओ। ठीक है, अब जो बीच वाला है ना ये संवृत के लिए छोड़ दो, पूरा का पूरा पोर्शन, ये कोई नहीं उठाएगा संवृत के अलावा, संवृत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बचा है छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ए ऐ ओ आओ बचा है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, तो संवृत तो हो गया। ठीक है, अब अर्धसंवृत के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अर्धसंवृत में ए आएगा, अर्धसंवृत में ये ए आएगा और ये ओ आएगा, अर्धसंवृत। ए आएगा और ओ आएगा, उसके क्या क्या बचेगा, देखो संवृत हो गया, अर्धसंवृत हो गया। अब बचा है विव्रत और अर्धविव्रत। ठीक है, विव्रत में बड़ा आ जाता है आ, ऐसे करोगे ना तो ये विव्रत हो जाएगा, अकेला विव्रत है। ठीक है, अब आ जाएगा अर्धविव्रत। अर्धविव्रत में छोटा आ ए और आओ, छोटा आ ए और आओ, बाकी जितने भी बचे ना वो सब अर्धविव्रत में आ जाएंगे। चीज़ें थोड़ी सी टफ तो नहीं है, बस समझने लायक हैं, थोड़ा याद रखने लायक हैं।
तो मुख्य द्वार के भी आधार पर आपको समझ में आ गया है कि 4 प्रकार के हैं, विवृत, अर्धविवृत, समृत, अर्धसमृत। जो बी वाला पोर्शन है ना, ठीक है, ये पोर्शन मान लो, ये है बी वाला पोर्शन, ये है ए वाला पोर्शन, ये है सी वाला पोर्शन। तो बी वाला पोर्शन टोटल समृत है और सी वाला पोर्शन में पहला और तीसरा अर्धसमृत है, और सी वाले और उसके बाद विवृत में बड़ा आ, विवृत और अर्धविवृत में छोटा आ और ए और औ, ये सब अर्धविवृत हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ओष्ठों की स्थिति के आधार पर बात की जाए, चौथा है प्रकार ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। तो आवृतमुखी और वृत्तमुखी, जैसे ओंठ को गोलाकार करते हैं, ठीक है, तो आवृतमुखी और वृत्तमुखी, इसको कैसे याद रखोगे? आवृतमुखी और वृत्तमुखी, तो आ ई और उसके बाद उ आओ, ठीक है, जिसमें से ये आ जाए अवृत, वृत्तमुखी। देखो आ है तो दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब वृत्तमुखी है जिसमें व्रत ना बने तो ई ए ऐ, इनमें व्रत नहीं बनेगा, यानी गोल मुख नहीं बनेगा। अब व्रतमुखी की बात की जाए तो इनमें गोल मुख बन जाए, ठीक है, तो छोटा छोटी और ओ और इनमें गोल मुख बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर आ ई और अनुनासिक अंग इस तरह से आप समझ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब नासिका के आधार पर अनुनासिक नासिक, देखो जिसमें अनुनासिक आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी अनुनासिक अंग देखो जिसमें ई वाला ई निकल आए, समझो वो अनुनासिक हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अन्य दो स्वर और हैं जिसको अयोगवाह कहते हैं, अंग और आहा, ठीक है, ये अयोगवाह कहते हैं, यानी कि ये आए हुए सब वर्ड है, ठीक है। इनमें से एक को अनुस्वार, इसको अनुस्वार और इसको विसर्ग कहते हैं। सारे स्वरों को घोष सघोष ध्वनियाँ कहते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जितने भी स्वर हैं वो क्या है, तो घोष हैं या सघोष हैं, तो वो अघोष हैं। तो जितने भी स्वर हैं, ध्वनियाँ हैं, वो सभी सघोष हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्वरों का वर्गीकरण करने में। तो कंठ में इसको और अच्छे से देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सारे स्वरों को सघोष आदि कहते हैं। अब देखो स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। इसको इस तरह से आप याद रखो, के टी एम 2, KTM जो बाइक होती है ना वो 2, KTM 2, ठीक है। अब इसको कैसे करके आप करोगे, तो वो नीचे बनाया गया है। आ छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री और ए ऐ ओ आओ, ठीक है। अब देखो जो पहला वाला हो गया आ, ठीक है, ये हो गया कंठ, ठीक है। उसके बाद ई, उसके बाद रू, ये हो गया तालु, उसके बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये है ओष्ठ, ऋषि है मूर्ध, और ए और ऐ है इदैत्य, ओ और औ है कंठोष्ठ, ओ और औ क्या है कंठोष्ठ। देखो इसको याद रखो, के 2 टी KTM, ठीक है, ऋषि एम KTM 2। उसके बाद दबाए से दंतोष्ठ है, ए ऐ, और कंठोष्ठ है ओ औ। अब आगे बढ़ते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण,
अब स्पर्श व्यंजन मुख्यतः 25 होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 25। कंठ का वर्ग वाले, और अब देखो इसका सूत्र है, कंठ जो कंठ से निकलते हैं वो है अकु विसर्जनीय नाम कंठा, अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा, ठीक है। और तालु से इचु ऐसा नाम तालु, यचु ऐसा नाम तालु, और मूर्धा से है ऋतु रसा नाम मूर्धा, और दंत से है लतुल लसा नाम दंता, और ओष्ठ से है पुदमानिया नाम ओष्ठा, और दंतों से बकारस से दंतोष्ठ है। देखो कौन कौन से आपको आसानी से याद हो जाएंगे वो पहले देख लो। अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा, अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा। देखो आ वर्ग जो छोटा आ है, जो स्वर है, ठीक है, वो आ, छोटा आ, बड़ा आ, और ठीक है का ख गगड़ा, ठीक है, का ख गघा, उसके बाद हा, ठीक है, अकुहु, और विसर्जनीय नाम कंठा, ये सब कंठ से हैं। इचु ऐसा नाम तालु, देखो इचु, ठीक है। अब कैसे याद रखोगे? इन चीज़ों को याद रखने की हम आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक है। अब इनमें से हम आ वर्ग भी उठा लें, आ बड़ा, ई बड़ी, ऊ बड़ा ऊ ऋषि, उसके बाद ए ऐ ओ आओ, ठीक है। ये एक वर्ग, ये दूसरा वर्ग, और ये तीसरा वर्ग, ठीक है। अब जैसे कि हमको पता है कि जो आ बड़ा आ और ये विसर्जन वाले, ये सब किस में आएंगे? कंठ में। अब देखो इससे एक का से हो गया, तो ये देखो आ, अब का वर्ग है का, उसके हा भी आ जाता है, तो अकुहु विसर्जन नाम और विसर्जन वाला अंगाहा वाला, ठीक है। तो इसी क्लियर हो गया, अकुहु विसर्जन नाम कंठा, ठीक है। अब ई से याद रखो, हमको ये पता है कि जो छोटी और बड़ी ये तालु है, तो और तालु से चा वर्ग भी आता है, तो इसको क्या रखोगे? इचु, और उसके बाद या शा ना, उसके बाद एचु या शा नाम, यसा नाम तालु, ठीक है। यचु यशा नाम या शा, देखो छोटी बड़ी, उसके बाद चा वर्ग, उसके बाद या शा, ठीक है। यचु यशा नाम तालु, उसके बाद री क्या है? मूर्धन्य है, अभी आपको बताया था, मूर्धन मूर्धा, ठीक है। तो ऋतु, और उसके बाद मूर्धन्य टा वर्ग आता है, तो ऋतु रसानाम, ऋतु रसानाम से क्या समझते हो? देखो रा तो री है, गो है, ठीक है, मूर्धा में। देखो ऋष जो री है, ऋषि वाली री है, वो मूर्धा में है, और टा वर्ग भी मूर्धा में है, ठीक है। और उसके बाद तो क्या हो जाएगा? ऋतु रसानाम, उसके बाद रारत, उसके बाद सा, ठीक है, शाह, ये वाला शाह बनेगा, ऋषु ऋषा नाम मूर्धा, ठीक है। अब देखो कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, अब क्या क्या बच्चा? देखो आगे, अब दंत बच्चा। अब देखो लतु, ये तो संस्कृत वाला, ये जो लरा है ये संस्कृत में बनता है, हिंदी में नहीं बनता, लेकिन आप इसका सूत्र याद रखो, संस्कृत में भी काम आएगा। तो लरतुल, देखो ता वर्ग है ना, ता वर्ग आ जाएगा, उसके बाद सा आ जाएगा, ये वाला सा, उसके बाद ला, तो लतुल लसाना दंता, लतुल लसानाम दंता, ठीक है। उसके बाद अब देखो क्या हो गया? अब केटीएम दो दा तक हो गया, अब ओष्ठ आ गया, अब ओष्ठ बचा है, तो ओष्ठ से आप जो यूपी उप, ये दोनों है ना, ये दोनों ये ओष्ठ में आएंगे, ओष्ठ में आएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? उप मध्यानाम, ठीक है। ये वाले आप याद रखो, या उप मध्यानाम
उपमध्यानीय नाम ओष्ठा। उसके बाद बाफा जो दंतोष्ट है, दंतोष्ट दांत और ओष्ठ दोनों मिलकर बनते हैं बकारस से दंतोष्ट। तो दांत और ओष्ठ दोनों से मिलकर बनते हैं, उनको क्या कहते हैं बकारस से। और वो क्या क्या है बा और फा, ये बा और फा बकारस से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष व्यंजन आपको बता दिया, यारा ला हुआ। और अर्ध स्वर इसमें से यारा या और वा, अर्ध स्वर है और रा रा, जो रा है लुंठित प्रकंपित जिसको बोलते हैं, और पार्श्विक है ला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उस व्यंजन स सा हा, और उस व्यंजन और संघर्षी व्यंजन, इनको ही संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। और क्षिप्त या द्विगुणित व्यंजन बोलते हैं ड़ा ढा। आगत या ग्रहित ध्वनियाँ बोलते हैं जिसकी ये का बना है और इसके ऊपर ये बिंदी रख दी, तो ये आगत या ग्रहित ध्वनि कहलाएंगे। उसके आगे बढ़ते हैं स्पर्श संघर्षी। स्पर्श और संघर्षी है 4 वर्ग। संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। देखो, जो दो वर्डों से, दो अक्षरों के मेल से बनते हैं उनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ये छात्रा ज्ञा, का शा तारा जा, यहाँ ये सबसे है। ठीक है, बर्तस से, बर्तस क्या क्या है रा ला शा ना, रलशन या लशन रलशन। रा देखो बर्तस से रा निकला है। ठीक है, तो इससे रा याद रख लो, तो उसका रा ला शा ना। आघोष के बारे में बात की जाए तो आघोष और सघोष, तो 1 और 2 आघोष होते हैं। 1 2 वर्ड प्लस सा सा सा, तीनों सा, 1 2 प्लस तीनों सा आघोष। और सघोष 3 4 5 और यारा ला, उसके बाद सारे स्वर। ठीक है, उसके बाद हा, उसके बाद उच्छिप्त, ये सब सघोष में आ जाएंगे। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ें हैं ये। अघोष, अघोष में 1 और 2 वर्ड, जैसे कि एक अघोष। अब जैसे कि का खा चा छा, ये सब अघोष हैं। उसके बाद तीनों सा 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 सा, तीनों सा अघोष। अब सघोष में क्या जाएंगे 3 4 5, जैसे कि का खा तो छोड़ दो, का खा गा घाड़ा, ये आ जाएगा सघोष, यानी कि 3 4 5। और चा छा को छोड़ दो, चा छा जा झा वहाँ। ठीक है, ये सब सघोष में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सारे स्वर, जैसे कि आई ऊ री, आई उ ए आई ओ औ। ठीक है, ये सारे जितने भी स्वर हैं वो सब सघोष में आ जाएंगे। ठीक है, उसका यारा ला हुआ, अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हा आ जाएगा। उसके उच्छिप्त वर्ड जो डाढ़ा, ये दोनों आ जाएंगे। अब आते हैं अल्पप्राण। 1 3 5, 1 3 5, जैसे का खा को छोड़ दिया, का खा गा गा, का खा गा घा अड़ा, तो 1 का गा अड़ा, ये अल्पप्राण आ जाएंगे। ठीक है, और यारा ला हुआ, अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण में आ जाएंगे और डाय अल्पप्राण में आ जाएगा। महाप्राण 2 4 वर्ड का वर्ड आ जाएगा, वर्ग का वर्ड आ जाएगा, शा 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 हाँ। तो ठीक है, अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे, सॉरी उष्म व्यंजन, सॉरी इसको उष्म व्यंजन कहते हैं। तो 2 4 वर्ग का वर्ड और उष्म व्यंजन और अड़ा। ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखना है। पहला वाला अड़ा अल्पप्राण बनेगा, दूसरा वाला अड़ा महाप्राण बनेगा। स्वतंत्र मुखी काकल्य है हा, काकल्य वर्ड क्या है हा, स्वतंत्र मुखी बोल सकते हो तो हा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं शब्द भेद के बारे में। काइंड ऑफ वर्ड्स। हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से है। हिंदी भाषा शब्द के कितने भेद हैं 2। हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से हुआ है और हिंदी शब्द के कितने भेद हैं 2। अब शब्द भेद के बारे में बात करते हैं। सार्थक और निरर्थक। ऐसे शब्द जिनका कोई मतलब होता है उनको सार्थक कहते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता उनको निरर्थक कहते हैं। हिंदी शब्दों का वर्गीकरण देखते हैं जो 4 प्रकार से, तो उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर या रूपांतरण के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी या आगत को बोलते हैं। ठीक है, अब बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर वाचक, लक्षणा, व्यंजना, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची। अर्थ के आधार पर आपसे पूछा जाता है बताइए कि जो लक्षणा है वो अर्थ के आधार पर, बनावट क्या है, व्युत्पत्ति। देखो फिर से ध्यान से देखो, वाचक या अविधा, लक्षणा, व्यंजना, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, ये सब अर्थ के आधार पर है। अब रूपांतरण प्रयोग के आधार पर विकारी, अपकारी। ठीक है, विकारी और अपकारी है रूपांतरण के आधार पर शब्द। आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। देखो तत्सम संस्कृत से लिए गए शब्द तत्सम शब्द होते हैं, और ठीक है, और संस्कृत के शब्दों में थोड़ा हेर फेर कर देने पर
तद्भव शब्द आ जाते हैं। ठीक है, और देश में जन्मा शब्द देशज होता है, और विदेश से आया शब्द विदेश के शब्द का प्रयोग जो देश में कहते हैं विदेश शब्द। अब व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर देखो, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो अर्थात जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने। ठीक है, जैसे घर, राम, चावल, आल रूढ़ शब्द है। जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बन जाए वो योग थे यौगिक। जैसे बी धन ज्ञान वाला विज्ञान, बी धन विद्या धन आलय विद्यालय, विद्या धन अर्थ और विद्यार्थी। ठीक है, योग रूढ़ शब्द देखते हैं तो कोई शब्द जो यौगिक तो है परंतु वो सामान्य अर्थ ना देकर कोई तीसरा अर्थ देता है। जैसे पीताम्बर, लंबोदर, नीलकंठ, मतलब ये मिलते तो हैं लेकिन जब मिलकर बनते हैं तो वो अर्थ ना देकर कोई अन्य अर्थ देते हैं। बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण योग रूढ़ शब्द के उदाहरण कहलाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाचक, लक्षणा, व्यंजना, ठीक है, और ये सब हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। अब अर्थ के आधार पर फिर से देखो, वाचक है अविधा, जिस शब्द का सीधा अर्थ लिया जाए, जैसे कि जो शब्द का अर्थ है वही समझा जाए, जैसे कि घर, नगर, सड़क, राम, मोहन, ये सब वाचक हैं। यानी कि जैसा शब्द है वैसा ही इसका अर्थ भी लिया है, मतलब कोई बनावट नहीं, कोई अन्य कोई दिमाग नहीं, सिर्फ घर है तो घर ही है। लाक्षणिक, मतलब जो लक्षण देखने पर प्राप्त हो, जैसे वे शब्द जिनका सीधा अर्थ न लेकर किसी कारणवश दूसरा अर्थ लिया जाए। जैसे किसी मूर्ख को हम कहेंगे क्या, तुम निरे गधे हो। किसी मूर्ख को हम कहें क्या कि तुम निरे गधे हो, तो क्या गधा इंसान गधा हो गया? नहीं ना, मतलब उसके लक्षण हैं। यहाँ गधे शब्द का अर्थ जानवर ना लेकर गधे के समान मूर्ख समझा जाता है, मतलब गधा शब्द यहाँ लक्षणा है। व्यंजना की बात करें, ऐसे शब्द जिनका ना तो वाचक और ना ही लक्षणा अर्थ निकल दिया जाता है, अर्थात व्यंजना दोनों से भिन्न होते हैं। कोई चोर अपने साथी से कहेगी रात कितनी अंधेरी है, इसका कोई मतलब निकला नहीं निकला ना, तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि यहाँ रात की व्यवस्था नहीं बताई जा रही, बल्कि कहा जा रहा है कि चोरी के लायक शानदार रात है। ठीक है, फिर से देखो, ऐसे शब्द जिनका ना तो वाचक और ना ही लक्षणा अर्थ निकला है, अर्थात व्यंजना दोनों से भिन्न होता है। जैसे कोई चोर अपने साथी से कहे कि रात कितनी अंधेरी, इसका मतलब है कि वो अब चोरी करने के विचार के लिए रात काफ़ी पर्याप्त है। इन तीनों व्यंजना, लक्षणा और वाचक को शब्द की शक्ति भी कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाता है बताइए कि शब्द की शक्ति किसे कहते हैं, तो व्यंजना, लक्षण और वाचक, इन तीनों को शब्द की शक्ति कहते हैं, अर्थात इन्हें शब्द शक्ति भी कहा जाता है। कुछ अन्य भी हैं अर्थ के आधार पर, एकार्थी, अनेकार्थी, इन सबको देखो। पर्यायवाची, विपरीतार्थी। एकार्थी देख लेते हैं, जिन शब्दों का केवल एक अर्थ हो एकार्थी, जिन शब्दों के अनेक अर्थ तो अनेकार्थी, जिन शब्दों का समान अर्थ तो पर्यायवाची, और जो उल्टा विपरीत अर्थ दे विपरीतार्थी। अब रूपांतरण के आधार पर विकारी अपकारी होते हैं। अब विकारी शब्द संज्ञा, लिंग, वचन के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो, सब विकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सब विकारी शब्द हैं। अब विकारी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषम बोधक। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सब विकारी हैं और बाकी सब छोड़ के अविकारी हैं। ये चारों अव्यय शब्द के भी भेद कहे जाते हैं, अर्थात अव्यय शब्द अविकारी ही होते हैं। विकारी शब्द देख लें। संज्ञा, किसी का भी एक स्थिर नाम, जैसे कि राम, कानपुर, संज्ञा कहलाता है। अब संज्ञा के भेद हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब व्युत्पत्ति के आधार पर योग रूढ़ और योग रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब अर्थ के आधार पर व्यक्तिवाचक, जातवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। संज्ञा के आधार पर, अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर 3। ठीक है, अब व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति का नाम, जातिवाचक की जाति का बोध, जैसे कि नदी, पर्वत, लड़की। द्रव्यवाचक ऐसा पदार्थ जिसमें कोई वस्तु बनी हो, सोना, घी। समूहवाचक समुदाय का बोध करता हो, जैसे कि सेना, सभा। भाववाचक भाव, गुण, दशा का बोध हो, क्रोध, मिठास, कालिमा। अब सर्वनाम की बात करते हैं। संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैं, मैंने, तुमने, वह। सर्वनाम के भेद 6 हैं। अब देखो, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुरुषवाचक जो स्त्री पुरुष के नाम से बदले प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अब ये 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं वह, मैं हम। मध्य पुरुष तुम, तुमने, आपने, तुझको। अन्य पुरुष वह, यह। ठीक है, ये उनसे। ठीक है, अब निश्चयवाचक में जो किसी वस्तु का निश्चयात्मक संकेत दे, यह सांप है, वह सायमा है। अनिश्चयवाचक किसी निश्चित वस्तु का बोध न किया जा सके, कि कुछ धन लाओ। संबंधवाचक दो वस्तुओं के बीच का संबंध बताता है, जो सो। अब प्रश्नवाचक जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे का प्रश्न हो।
निजवाचक जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है, आप, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध हो, आप। अब विशेषण की बात करें, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण दो प्रकार के होते हैं, विशेषण और विशेष्य। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिससे विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि गोरी नेहा हंसती है, तो गोरी क्या है, विशेषण, और नेहा क्या है, विशेष्य। विशेषण के चार भेद है, सार्वनामिक, गुणवाचक, प्रमाणवाचक और संख्यावाचक। अब विशेषण के भेद देखो, सार्वनामिक, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, इनको संकेतवाचक भी कहते हैं। वह यह मेरा घर है, यह किताब फटी है, यह सार्वनामिक विशेषण है। संकेतवाचक, गुणवाचक जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताती है, गुण, धर्म, आकार, रंग, रूप, दशा आदि का बोध कराया, जैसे कि मेरा या मेरी नई गुड़ती है। प्रमाणवाचक जो शब्द किसी वस्तु के प्रमाण, नाप तौल का बोध कराए। प्रमाणवाचक के दो भेद हैं, निश्चयवाचक प्रमाण और अनिश्चयवाचक प्रमाण। निश्चयवाचक 4 सेर दूध, 10 किलो 5 क्विंटल गेहूँ, ठीक है, ये निश्चित है। अब बहुत घी, थोड़ी सी अधिक चीनी, अनिश्चयवाचक प्रमाणवाचक। संख्यावाचक में बात करते हैं जिससे वस्तुओं की संख्याओं का बोध होता है। संख्याओं के 5 प्रकार हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्ययवाचक। अब गणनावाचक 1 2 3 4 गणनावाचक है, पहला, दूसरा, तीसरा। क्रमवाचक आवृत्ति, तिगुना, चौगुना, 5 गुना। आवृत्तिवाचक समुदाय, 4 8 7। प्रत्येक, हर एक का बोध, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, ये सब प्रत्येक वाचक आ जाएंगे। प्रविशेषण के बारे में बात करें, जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उनको प्रविशेषण कहते हैं। वह बहुत तेज दौड़ता है, देखो तेज विशेषण है, और इसकी विशेषता किसने बताई, बहुत, तो ये प्रविशेषण हो गया। विशेषण, विशेष और विधेय विशेषण। विशेष विशेषण और विधेय विशेषण देख लेते हैं। काला घोड़ा दौड़ा, तो घोड़ा क्या है, विशेष से, काला क्या है, विशेषण। जब विशेषण विशेष से पहले आए, अब आगे बढ़ते हैं। जब विशेषण विशेष से पहले आए तो वहाँ विशेषण विशेष से विशेषण होगा। यह जगह सुनी जान पड़ती है, यह जगह सुनी जान पड़ती है, जगह है विशेष से और सुनी है विशेष है, ठीक है। जब विशेषण विशेष के बाद आए, जब विशेषण विशेष के बाद आए तो वहाँ, फिर से देखो, जब विशेषण, ये रहा, विशेष से पहले काला घोड़ा दौड़ा, काला है विशेषण, घोड़ा है विशेष से, ठीक है। जब विशेषण विशेष से पहले आए तो वहाँ विशेष विशेषण होता है, और जब यह जगह सुनी जान पड़ती है तो विशेष से आगे, विशेषण है पीछे, ठीक है। तो जब विशेषण विशेष के बाद आए तो वहाँ विधेय विशेषण होता है। आगे बढ़ते हैं। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की मुख्यतः 3 अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे उच्च, अधिक या उत्तर, वही वैसे बैट, गुड, बेटर, बेस्ट वाला सीन है। क्रिया, जिस शब्द में किसी काम का होना या करना पाया जाता है क्रिया कहते हैं। जैसे रश्मि दौड़ना पसंद करती है, तो दौड़ना क्या है, क्रिया है। धातु, तो जिस मूल शब्द से क्रिया बने उसे धातु कहते हैं। जिस मूल शब्द से क्रिया बने धातु कहलाती है। जैसे कि दौड़, जा, खा, ये सब धातु है। धातु के 2 भेद होते हैं, एक होते हैं मूल धातु, दूसरी तो यौगिक धातु। अब मूल धातु स्वतंत्र होती है, जैसे कि पढ़, लिख, जा। यौगिक धातु प्रत्यय के योग से बनती है, जैसे चलना से चला। अब यौगिक धातु की तरह प्रेरणार्थक धातु, यानी प्रेरणार्थक क्रिया धातु, यौगिक क्रिया धातु, नाम धातु। अब प्रेरणार्थक यदि उठवाना, खुलवाना, खिलाना, आना, लाना जोड़ा जाता है धातु में, प्रेरणार्थक में। इस क्रिया से, जो प्रेरणार्थक से है, उस क्रिया से पता चलता है कि कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यौगिक धातु क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से प्रत्यय लगाने से बनता है। जैसे चलना, चलाना, रोना, धोना, चल देना। नाम धातु, जो धातु संज्ञा या विशेषण बने होते थे, हाथ से हथियाना, गरमाना। क्रिया के भेद 2 हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, रीता आम खाती है, ठीक है। रीता क्या खाती है, आम खाती है, ठीक है। और अकर्मक क्रिया, रीता खाती है, क्या खाती नहीं पता, तो रीता अकर्मक क्रिया है। तो रीता आम खाती है, ये अकर्मक है। अब सकर्मक में 2 आते हैं, एक होता है द्विकर्मक, दूसरा होता है संयुक्त।
श्वेता ने रीना को बांसुरी दी। श्वेता ने क्या दी? बांसुरी। किसको दी? रीना को। तो द्विकर्मक है। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े सकर्मक कहते हैं। जैसे प्रारंभिक करने पर क्या का उत्तर मिलेगा? प्रारंभ करने पर क्या का उत्तर मिलेगा? जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है अकर्मक कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, रीता क्या खाती है? आम खाती है। ठीक है। तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में दो क्रिया होती हैं, दो कर्म क्रिया। फिर से चलते हैं सकर्मक और अकर्मक पर। ठीक है। सकर्मक में क्या होता है कि जो फल होता है ना, जो रिजल्ट आता है वो कर्म पर आता है। ठीक है। लेकिन अकर्मक में कर्म नहीं होता है, जो क्रिया का जो फल होता है वो कर्ता पर पड़ता है। जिस वाक्य में दो क्रिया होती है द्विकर्मक कहते हैं। कुछ अकर्मक सकर्मक क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो पूरा अर्थ ना दे, उस अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द जोड़े जाते हैं उन्हें पूरक, उन्हें कहते हैं पूरक। व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया के भेद। तो व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं: मूल क्रिया, यौगिक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। जो क्रिया दूसरे शब्दों से ना बनी हो, जो क्रिया दूसरे शब्दों से ना बनी हो, मूल क्रिया कहलाती है। जो क्रिया दूसरे शब्दों से ना बनी हो, मूल क्रिया कहलाती है। जैसे खाना, पीना, सोना इत्यादि। मुख्य क्रिया के साथ जो क्रियाएं आए उन्हें कहते हैं सहायक क्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे था, है, हूँ इत्यादि। जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने से के पहले पाया जाए उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने के पहले पाया जाए उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। इंग्लिश में इसे कहते हैं, जैसे कि उसके जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। और हिंदी में कहते हैं सुकन्या पक कर सो गई, थक कर सो गई। क्रिया की तीन अवस्थाएं होती हैं: सामान्य अवस्था, विधि अवस्था और संभाव्य अवस्था। ठीक है। अब विधि अवस्था को देखते हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड है: परोक्ष विधि और प्रत्यक्ष विधि। परोक्ष विधि में भविष्य काल और प्रत्यक्ष में वर्तमान काल आ जाता है। ठीक है। विधि अवस्था में परोक्ष विधि और प्रत्यक्ष विधि। परोक्ष विधि में भविष्य काल और वर्तमान, प्रत्यक्ष विधि में वर्तमान काल आ जाता है। जिस क्रिया में विधान निश्चित हो, जिस क्रिया में विधान निश्चित हो, सामान्य अवस्था। अजय आया, राधा खेल रही है। जिस क्रिया में विधान निश्चित हो, जिस क्रिया से प्रार्थना, प्रश्न आदि का भाव प्रकट हो, उसे विधि अवस्था कहते हैं। हम यहाँ खेलें, यह है प्रत्यक्ष विधि। आप मुझे पुस्तक दीजिए, यह परोक्ष विधि। हम यहाँ खेलें, यह है प्रत्यक्ष, यानी कि हमने डायरेक्ट बोला हम यहाँ खेलें तो प्रत्यक्ष विधि। आप मुझे पुस्तक दीजिए, ये दो पुस्तक देने वाले पर डिपेंड करता है कि वो देगा या नहीं, उसे कहते हैं परोक्ष विधि। जिस क्रिया से अनुमान, इच्छा, संदेह इत्यादि का बोध हो उसे कहते हैं संभाव्य अवस्था। जैसे शायद और कानपुर, जैसे शायद। ठीक है। पॉसिबिलिटी वाले में संभाव्य। ऐसे देखो, आप मुझे पुस्तक दीजिए, मुझे पुस्तक दीजिए तो है परोक्ष विधि। हम यहाँ खेलें प्रत्यक्ष विधि। ठीक है। परोक्ष विधि में भविष्य काल आता है, प्रत्यक्ष विधि में वर्तमान काल आता है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब इकाई शब्द के बारे में देखते हैं। एक होता है विकाई शब्द, दूसरा होता है अविकाई शब्द। ठीक है। अब अविकाई शब्द, विकाई शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकाई शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण को छोड़कर जितने भी बचते हैं वो सब अविकाई शब्द में आ जाते हैं। तो अविकाई शब्द चार प्रकार के होते हैं: क्रिया, विशेषण, अव्यय, जिसको बोलते हैं एडवर्ब। इंग्लिश में विकारी को बोलते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। और अविकारी को बोलेंगे एडवर्ब, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। जबकि अविकारी बोलेंगे एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है। अब देखो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी क्रिया की भी विशेषता बताते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं: समय, कालवाचक, मात्रावाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। समय कालवाचक यानी कब का भाव आता है, और बी में मात्रावाचक प्रमाणवाचक कितना का भाव आता है, स्थानवाचक कहाँ का भाव आता है, रीतिवाचक काम करने का तरीका, जैसे कैसे का भाव आता है। अब ट्रिक से कैसे याद रखोगे, जनरली यूज होता है। ठीक है। कब? क्रिया विशेषण।
फिर से देखो, समय कालवाचक, कब का भाव आता है। ये कुछ कहते हैं मात्रा में कितना, कहाँ, स्थान और रीत में कैसे, यानी कोई भी चीज़ कैसे की जाती है, वो रीत कोई काम करने का तरीका होता है। अब इसका ट्रिक है कि जिन वाक्य कहाँ का भाव निकले वहाँ स्थानवाचक होता है। रमेश बहुत पढ़ता है, ये क्या है, मात्रावाचक। कितना पढ़ता है, बहुत। वह धीरे बोलता है, कैसे बोलता है, धीरे, रीत। बच्चे अंदर चले गए, कहाँ चले गए, अंदर, स्थानवाचक। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, प्रतिदिन। वह व्यायाम करता है कब, डेली, यानी प्रतिदिन, कालवाचक। ये सब क्या है, ये सब एडवर्ब के ही तरीके हैं, एडवर्ब के प्रकार हैं, क्रिया विशेषण। ठीक है। संबंध बोधक देते हैं, प्रपोजिशन। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आगे उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, प्रपोजिशन। प्री मीन्स होता है पहले, पोजिशन होता है पहले, यानी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आने वाले शब्द, प्रपोजिशन। ठीक है। जैसे कौरव सेना समेत मारे गए, कौरव सेना समेत मारे गए। यह चोरी कुछ दिन पहले हुई। राम के आगे राधा खड़ी है। मोहन के बिना, देखो समेत, कुछ दिन, आगे, के बिना, ये सब क्या है, संबंध हैं। समुच्चय बोधक, कंजक्शन। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले को समुच्चय बोधक कहते हैं। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वालों समुच्चय बोधक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, संयोजक, वियोजक। संयोजक में किन्हीं दो वाक्यों को जोड़ना होता है संयोजक में, और वियोजक में दो वाक्यों को तोड़ना होता है। हंस दूध और पानी को अलग कर देता है। क्या करता है, हंस, दूध और पानी, ये क्या है, समुच्चय बोधक, कंजक्शन, कंजक्ट करता है, यानी दो सेंटेंस को एक में ही कंजक्ट कर देता है। तुम बहुत मेहनती थे लेकिन, ये क्या है, कंजक्शन। और ये क्या था, कुछ दिन समेत, कुछ दिन, आगे, के बिना, ये सब क्या है, प्रपोजिशन, पहले आता है, प्री मत पहले। विषम में बात होगी, इसमें इंटरजेक्शन होता है। विषम में एक्सक्लेमेटरी, हर शोक, विस्मय आदि भावों का प्रकट होता है, जैसे वाह, वाह, हो। ठीक है, इन सब चीज़ों में। निपात देखते हैं, वाक्य में किसी शब्द के बाद जो अव्यय लगाकर एक विशेष बल दे, निपात कहते हैं। जैसे कि इस बात को एक मूर्ख भी जानता है, तो ये भी क्या है, ये निपात है। मतलब किसी भी चीज़ को थोड़ा और ज़्यादा फोर्स दे देना। राम ने ही मारा, ही है, ये ही निपात है, मतलब फोर्सफुली किसी चीज़ को मनमाना, निपात कहलाएगा। अब आते हैं लिंग पर। तो लिंग की पहचान दो तरह से होती है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्री वर्ग का बोध करवाए तो स्त्रीलिंग, पुरुष वर्ग का बोध करवाए पुल्लिंग। ठीक है। पहचानने के तरीके हैं कि अच्छा है, अच्छी, या मेरा है, मेरी लगाकर उस शब्द के पहले लगाकर यूज करें। अब बात कौन से हैं, जैसे कि सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र, सोन नदी, ये सब पुल्लिंग है। सिंधु नदी, क्या कौन सी नदी सबसे प्राचीनतम है, कौन सी अच्छी नदी है, सिंधु नदी। लेकिन सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन नदी, ये सब पुल्लिंग में आएंगे। और अब बात है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन नदी, ये तीनों ही पुल्लिंग में आएंगे। दोनों लिंगों में प्रयोग कौन कौन से होते हैं, देश, मित्र, प्रधानमंत्री, शत्रु, कपड़ा, पानी, आत्मा, ये सब दोनों लिंगों में आएंगे। किसके साथ यूज हो रहे हैं वो डिसाइड करेगा। आगे बढ़ते हैं। कवि का कव इत्री होता है, विद्वान का विदुषी होगा, नेता का नेत्री, महान का महती। कवि का कव इत्री, कवि इत्री, देखो ऐसे से अगर ऑप्शन बनेगा ऐसे बनेगा, कवि इत्री, कवि इत्री। तो आप ध्यान रखो, कब इत्री होगा, कब इत्री। विद्वान का विदुषी, नेता का नेत्री, महान का महती, साधु का साध्वी और लेखक का लेखिका। अब वचन को देखते हैं। वचन किन्हीं, वचन हिंदी में दो प्रकार, एक वचन, बहुवचन। लड़का एक वचन है, लड़के बहुवचन है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि आंसू, केस, समाचार, प्रजा, रोम, होश, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, लोग। आंसू, केस, समाचार, प्रजा, ये सब क्या है, ये सब जो हैं जो हमेशा ही बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे कि समाचार, जब इंग्लिश बोलते हो तो आप पीस ऑफ पेपर बोलते हो, आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हो। ठीक है। रोम
आप कोई एक रोम थोड़ी ना बोलते होश, प्राण, दर्शन, ठीक है, हस्ताक्षर, लोग, ये सब क्या है बहुवचन में ही प्रयोग होंगे हमेशा। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही रहते, जैसे जनता, माल, सोना, घृणा, प्यार। प्यार एक वचन में होता है, घृणा भी एक वचन में, सोना, माल और जनता। अब जनता और लोग में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो। जनता और लोग में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। लोग, आप किन लोगों की बात कर रहे हो, किन लोगों की बात कर रहे हो, वो लोग कौन थे, किसी एक व्यक्ति नहीं, वो हमेशा उनकी पूरी यूनिट की बात की जा रही है, ठीक है। समुदाय में लोग होते, जनता नहीं होती, ठीक है। जनता किसी जगह इकट्ठी हुई। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही रहती है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आदर सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आदर सम्मान के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बहुवचन का। पिताजी आ रहे हैं, सॉरी, आदर और सम्मान के लिए बहुवचन का तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, ये गलत लिखा है। आदर और सम्मान के लिए एक वचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि पिताजी आ रहे हैं, तुलसी श्रेष्ठ कवि हैं, तो ये एक वचन में काउंट होंगे। अनेकों और अनेक, अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है, यह स्वयं में बहुवचन है, अनेक स्वयं में बहुवचन है। बाग में अनेक वृक्ष थे, बाग में अनेक वृक्ष थे, बाग में अनेकों वृक्ष थे नहीं होगा, बाग में अनेक वृक्ष थे सही है। वहाँ अनेक लोग हैं, ये बात सही है। अब कारक चिन्हों के बारे में बात करते हैं। कारक चिन्ह क्या होते हैं, इनको देखते हैं, ठीक है। जो शब्द कर्ता क्रिया कर्म से संबंध जोड़ते हैं उसे कारक कहते हैं, ठीक है। समझ में नहीं आया हुआ एक बार में। जो शब्द कर्ता क्रिया कर्म से संबंध जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं। कैसे बोलिए साथ में, जो शब्द कर्ता क्रिया कर्म के साथ संबंध जोड़ते हैं कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या टोटल कितनी है, 8। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, 8 है। फिर से बोलिए, जो शब्द कर्ता क्रिया कर्म के से संबंध जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं, और हिंदी में कारकों की संख्या टोटल 8 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कारक चिन्ह हैं, उनके थोड़े साइन हैं, उनको याद रखने की कोशिश करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, ये करण है वो किसी चीज़ से अलग होने के संबंध में बात होती है। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है ना, तो वो करण कारक में आ जाएगा। यानी किसी भी चीज़ से दो वस्तुएं आपस में अलग होती हैं तो वहाँ पर वहाँ पर करण कारक प्रयोग होगा। संप्रदान के लिए, संप्रदान होता है संप्रदान के लिए या को, अपादान से अलग होने के अर्थ में, सॉरी यहाँ पे अपादान कारक होगा किसी चीज़ से अलग होने के अर्थ में, और करण होता है किसी चीज़ से द्वारा। इसलिए कि अब अलग होने का जो है, पेड़ से पत्ता गिरता है तो वो अपादान कारक होगा, ना कि करण कारक। थोड़ा सा मिस हो गया बोलने में, आप ध्यान देखना। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो वहाँ पे अपादान कारक होगा, ना कि करण कारक। अब करण कारक वहाँ होगा जैसे कि तुम्हारे द्वारा किसी भी चीज़ से कोई चीज़, ठीक है, करण से के द्वारा, ठीक है, वो आगे आ जाएगा। वो एग्जाम्पल में आप समझाएंगे। संबंध होता है का की के नानी ने, अधिकरण में पेपर, अनुमोदन हे अरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कर्ता कारक देख लेते हैं। जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है, जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है वहाँ कर्ता कारक हो जाता है। जिस रूप से
क्रिया के करने का बोध होता है। फिर से देखो इसे, कर्ता कारक, कर्ता का क्या है, ने, जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है, ठीक है। जैसे लड़की स्कूल जाती है, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, जिस रूप से क्रिया को करने के, क्रिया के करने का बोध होता है। जैसे लड़की स्कूल जाती है, लड़की क्या करती है, स्कूल जाती है ना, इसमें ने चिन्ह का प्रयोग वर्तमान काल भविष्य काल वाक्यों में ना होकर केवल भूतकाल में होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है, नए चिन्ह का प्रयोग सिर्फ भूतकाल में होता है, बाकी जो वर्तमान और भविष्य काल होते हैं, जो नॉर्मल से होते हैं, उनको कर्ता कारक मान लेते हैं आप, मान के वो होते भी हैं, बस नए जो चिन्ह है ना वो आपको सिर्फ भूतकाल में दिखाई देगा। लेकिन भूतकाल यदि अकर्मक क्रिया में है, अकर्मक क्रिया मतलब जिसमें क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं, ठीक है, क्रिया में, तो वहाँ भी ने का चिन्ह नहीं लगा। जैसे वह हंसा, कौन हंसा, वह करता है, ने हंसा। पहचान कौन का प्रश्न निकलता है। अब आगे बढ़ते हैं, कर्म कारक, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़े, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़े वो कर्म कारक होता है। पहचाने क्या है, किसको, सीमा ने तनीषा को पीटा, सीमा ने किसको पीटा, तनीषा को, तो क्या है, तनीषा को। कारण कारक, जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा या साधन को कर्ण कारक कहते हैं। जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को कर्ण कारक कहते हैं। जैसे स्नेहा लेखनी से लिखती है, स्नेहा किससे लिखती है, लेखनी से, किससे लिखती है, लेखनी से, तो साधन कौन है, लेखनी, ठीक है। क्रिया कौन सी, लिखना। संप्रदान कारक देखते हैं, जिसके लिए कोई क्रिया की जाए, बच्चों को गोद में, ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर से संप्रदान के लिए या संप्रदान को, बच्चों को गोद में लो, बच्चों को गोद में लाओ, जिसके लिए कोई क्रिया किया है, किसके लिए, ये गोद में लाना किसके लिए क्रिया है, बच्चों के लिए। सुरभि भाई के लिए मिठाई ले, ठीक है। अपतन से अलग होना है, संज्ञा सर्वनाम से वस्तु का अलग होना, जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। संबंध का के नानी रे, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट हो। मेरी घड़ी खो गई, मेरा संबंध किससे, घड़ी से है, मेरी घड़ी खो गई। अधिकरण, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, मेज पर पुस्तक लिखी है, मेज पर पुस्तक रखी है। अधिकरण, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक रखी है, ठीक है, यानी पुस्तक कहाँ रखी है, मेज पर, मेज क्या है, आधार। संबोधन, किसी को पुकारने का बोध होता है, जैसे हे राम, हे प्रभु, ये सब चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं, वाक्य, इसको होते हैं सेंटेंस, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य के अनिवार्य तत्व 6 हैं। सार्थकता होनी चाहिए, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय, ये सब होने चाहिए। वाक्य देखो, वाक्य के अनिवार्य तत्व को 6 हैं, लेकिन अंग 2 हैं, कौन से, उद्देश्य और विधेय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट का प्रेडिकेट। वाक्य, ठीक है, अनुराग खेलता, अनुराग क्या है, उद्देश्य, खेलता है विधेय, जिसके बारे में कुछ बताया जाए वो उद्देश्य है, जिसके बारे में कुछ बताया जाए वो उद्देश्य है, और वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वो विधेय है। वाक्य भेद 2 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, और रचना के आधार पर देखेंगे, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब अर्थ के आधार पर पहले देखते हैं। देखो, विधानवाचक, इंग्लिश बोलते हैं निजवाचक, विधानवाचक यानी, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, वर्षा हो रही है, विधानवाचक है। निषेधवाचक है, मैंने खाना नहीं खाया, यानी नकारात्मकता से प्रकट होता है। आज्ञावाचक, बाजार जाकर फल लाओ। प्रश्नवाचक, यह क्या है। इच्छावाचक, तुम्हारा कल्याण हो। संदेहवाचक, शायद तुमको वर्षा हो, शायद शाम को वर्षा हो। विस्मयबोधक, विस्मयवाचक है, शाबाश, अच्छा काम किया। संकेतवाचक, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। रचना के आधार पर 3 प्रकार के, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब सरल वाक्य को देखते हैं। इसमें सरल वाक्य या साधारण वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, यदि वह खाना खाता है, नॉर्मल से सेंटेंस कर लेते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को योजक चिन्ह और एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु, लेकिन से जुड़े होते हैं। प्रपोजिशन कह सकते हो, ठीक है।
वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो सरल वाक्य पर सरल वाक्य, दो सरल वाक्यों को जोड़कर दो सरल वाक्य जिनको जो कनेक्टर जोड़ता है, ठीक है, कंजक्शन। मिश्रित वाक्य, जिन वाक्यों में एक प्रधान और दूसरा उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, तथा जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, अगर, यदि तो, यद्यपि, तथापि जुड़े हों मिश्रित वाक्य कहलाते। प्रधान उपवाक्य प्लस आश्रित उपवाक्य। मैं जानता हूँ तुम्हारे अच्छे नहीं बनते, तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अच्छे नहीं बनते, एक प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित वाक्य। तुम्हारे अच्छे नहीं बनते, ये मैं जानता हूँ, ये प्रधान वाक्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विराम चिन्ह को देखते हैं। तो अर्थ विराम का होता है रुकना है, ठहरना। हिंदी में प्रचलित विराम चिन्ह टोटल 18 है। पूर्ण विराम इस तरह लगता है, वह खाता है। अर्ध विराम आधा होता है, इस तरह का देखो। अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर रुकना पड़ता है, जैसे MAPED, ठीक है। अल्प विराम सिर्फ एक छोटा सा चिन्ह होता है नीचे, जैसे कि आप देख रहे हो। अर्ध विराम की तुलना में कम रुकता है, जैसे हाँ लिख सकता हूँ। प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह लगता है, प्रश्नवाचक में प्रश्नबोधक चिन्ह लगता है। उद्धृत चिन्ह इस तरह का होता है, ठीक है, उद्धृत चिन्ह इस तरह का होता है। योजक चिन्ह, जैसे कि योजक एक छोटा सा डैश हो, छोटा डैश, और निर्देशक में बड़ा डैश। संवाद सूची में नाम लिखने के लिए प्रयोग होता है। रमेश तुम कहाँ रहते हो, रमेश थोड़ा सा डैश लगा, निर्देशक लगा दिए, तुम कहाँ रहते हो। कोष्टक देखो, इस टाइप कोष्टक 3 टाइप के होते हैं, सबसे छोटा, मझला और सबसे बड़ा। हंस पद या त्रुटिवाचक देखो इस तरह का होता है, हंस पद या त्रुटिवाचक। स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, अब कोई गलती हो गई तो ये लगाया, ऊपर जन्म से लिख दिया। रेखांकन चिन्ह, अंडरलाइन कहते हैं, रेखांकन चिन्ह अंडरलाइन, जैसे कि नहीं किसी चीज़ को अंडरलाइन कर दिया, जैसे हमने, ये रेखांकन चिन्ह। लाघव चिन्ह कहते हैं संक्षिप्त रूप में, माँ मध्य प्रदेश। लोप चिन्ह देखो, लोप चिन्ह जैसे कि नहीं कोई भी चीज़ लिखी वो डेड कर दिया। अपूर्ण विराम इस तरह का होता है, बिंदी नीचे होती है। पुनरुक्ति सूचक। विवरण चिन्ह इस तरह का होता है। तारक, पाद टिप्पणी के लिए। योग इस तरह का होता है, तुल्यता सूचक विराम चिन्ह लगाते हैं। तृतीय रेखा अथवा या के लिए। समाप्ति सूचक इस तरह का प्रयोग होता है, ठीक है, आप देख रहे हैं। अवतरण चिन्ह में सिंगल इन्वर्टेड कोमा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। काल 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब वर्तमान काल को 5 भेदों में डिवाइड किया गया है। सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्व वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान, ठीक है। अब देखो कैसे, वह पढ़ता है सामान्य वर्तमान है, वह पढ़ रहा है तत्कालिक वर्तमान है, वह पढ़ चुका है यानी कि काम पूरा हो चुका है पूर्व वर्तमान है, वह पढ़ता होगा, ठीक है, वह पढ़ता होगा, ये संदिग्ध वर्तमान क्योंकि नहीं पता है। वह पढ़ता हो संभाव्य वर्तमान, ठीक है। आपको ये बहुत आसानी से याद हो चुके होंगे, बस ये ध्यान रखना है, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। भूतकाल 6 होते हैं और वर्तमान 5। तो भूतकाल देखो, सामान्य भूतकाल सीता गई, आसन भूतकाल सीता गई है, ठीक है, यानी कि इसमें है भी लगा है और गई भी लगा है, यानी कि आसन भूतकाल है। पूर्व भूतकाल सीता गई थी, पूर्व भूतकाल। अब पूर्व भूतकाल सीता जा रही थी, संदिग्ध भूतकाल सीता गई होगी। हेतु मद सीता जाती, क्रिया होने वाली थी लेकिन हुई नहीं, सीता जाती। हेतु मद भूतकाल। फिर से देखो, सामान्य भूतकाल सीता गई, आसन भूतकाल सीता गई, ठीक है। पूर्व भूतकाल सीता गई थी, अब पूर्व भूतकाल सीता जा रही है, संदिग्ध है सीता गई होगी। हेतु मत सीता जाती है। आगे बढ़ते हैं। भविष्य काल के 3 भेद हैं, कौन कौन से? तो भविष्य काल के 3 भेद हैं, कौन कौन से? सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु मत भविष्य काल। जिस शेखर पढ़ेगा सामान्य भविष्य काल है,
संभाव्य भविष्य काल जिसमें संभावना प्रकट होता है, संभव है कि शेखर पढ़े, छात्रवृत्ति मिले तो शेखर पढ़े। एक क्रिया का होना दूसरी प्रक्रिया पर निर्भर करता है। अब आते हैं समास पर। ठीक है, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बने या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्दों को समास कहते हैं। दो शब्दों से मिलकर बने या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने शब्दों को समास कहते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब इसको देखेंगे। अव्ययी समास में प्रथम पद अव्यय होता है, यानी प्रथम पद प्रधान होता है। पहचान कैसे कर सकते हैं? तो पहला पद उपसर्ग होगा। पहला पद क्या होगा? उपसर्ग होगा। जैसे कि प्रतिधन ए दिन, प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग है, आधन जन्म मतलब आजन्म, आ क्या है? उपसर्ग है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है, कारक चिन्ह छुपे होते हैं। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, कर्म तत्पुरुष। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, कर्ण तत्पुरुष। देशभक्त, देश के लिए भक्ति, संप्रदान कारक। ठीक है, धनहीन, धन से हीन, अपादन तत्पुरुष। राज्य पुत्र यानी राजा का संबंध तत्पुरुष। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, कुछ अन्य तत्पुरुष भी हैं, जैसे कि नज तत्पुरुष के बारे में बताते हैं। नज तत्पुरुष में नेगेटिविटी आएगी, यानी पूर्व पद में निषेधात्मक सूचक या नकारात्मक शब्द आ, अन, ना, गैर लगे होते हैं। अधर्म, ना धर्म, अनावश्यक, ना आवश्यक, गैर वाजिब, ना वाजिब, अनिष्ट, ना निष्ठ। ठीक है, वो नज तत्पुरुष होता है। कर्मधारय समास में देखते हैं जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है। क्या होता है? पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है? विशेष से होता है। एक पद उपमान और दूसरा उपमेय होता है। विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे कि नील गगन, नीला है जो गगन, नील गगन, गगन क्या है? विशेष। नील क्या है? विशेषण। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा, उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है, जो उपमान जिससे उपमा की जाए। कलकत्ता, कनकत्ता, कनकलता, कनकलता है, कलकत्ता है, कनकटा नहीं, कनकलता है, कनक के समान लता। घनश्याम, घन के समान श्याम। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। त्रिफला, पंचवटी, नवग्रह। त्रिफला में 3 फलों का समाहार, पंचवटी 5 बटों का समाहार, नवग्रह 9 ग्रहों का समाहार। द्वंद्व समास, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है और को दर्शाता है। जैसे कि राम और लक्ष्मण, योजक चिन्ह लगा है, ये माता और पिता, ये सब द्वंद्व समास हो जाते हैं। बहुव्रीहि समास, कोई तीसरा पद प्रधान होता है बहुव्रीहि समास में, जैसे कि दशानन, पीताम्बर, एकदम। ठीक है, दशानन जिसका अर्थात रावण, पीत है अंबर जिसका अर्थात भगवान विष्णु, एक है दांत जिसका अर्थात गणेश। ये सब बहुव्रीहि समास आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, संधि के बारे में बात करते हैं। संधि 3 प्रकार की होती हैं। संधि कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृत्त संधि, यड़ संधि, आयास संधि। अब इसको कैसे याद रखोगे? डी जे वे या वे या। फिर से देखो, डीजे भैया, डीजे भैया। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृत्त संधि, एड़ संधि, आयास संधि।
अब दीर्घ संधि में अकाह सवर्णे दीर्घ, इसका सूत्र है अकाह सवर्णे दीर्घ। अकाह सवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि का। इसको कैसे याद रखोगे? देखो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, छोटा बड़ा, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ए बड़ी ए, और ऋषि भी यहीं पर है, छोटी ए बड़ी ए, ओ आओ, ओ और आओ। अब ये एक वर्ग में आ गया, ये दूसरे वर्ग में आ गया, और ये तीसरे वर्ग में आ गया। ठीक है, अब देखो दीर्घ संधि को देखते हैं। जब समान वर्ग, जैसे कि ए है, ये बी है और ये सी है, जब जैसे कि जब कोई भी शब्द है जब उससे ही शुरू हो और उससे ही खत्म हो, मतलब इनमें से ये जो तीन वर्ग हैं, इनमें से जैसे कि प्रथम कोई भी वर्ड है जो उसी वर्ग से शुरू हो और उसी वर्ग से खत्म हो, तो वहाँ पर दीर्घ संधि आ जाएगी। जैसे कि देखो आ है, आ, ठीक है। देखो खत्म हो रहा है आ से और शुरू हो रहा है आ से। खत्म इसी से हो रहा है, इसी वर्ग से हो रहा है, और अंत भी शुरू भी, यही सेम प्रोसेस यही है, इसका कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, जब ऐसी पोजीशन आ जाए तो वहाँ पर आप दीर्घ संधि लगाओगे। जैसे कि परम धन अर्थ, यहाँ पर आ है, यहाँ पर भी आ है। कविंद्र, कविधन इंद्र, यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है। लघुर्मि, लघुधन उर्मि, यहाँ पर ऊ है। ठीक है, होत्र, होत्रधन ऋकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, तो ये दीर्घ संधि का हो गया। यहाँ पर लिख दो सेम वर्ग। सेम वर्ग। अब गुण संधि को देखते हैं। गुण संधि का क्या है? अब आ प्लस ई, आ के साथ या तो बी होगा या तो सी होगा, आ प्लस बी या सी। ठीक है, तो वो गुण संधि हो जाएगा। जैसे देखो आ है, ई है, यानी कि ये जो है ये वर्ग ए है, और ये जो है वो वर्ग ई यू, तो वो वर्ग बी है। ठीक है, यहाँ पे बी सी हटाओ, सिर्फ बी लिखो, ए प्लस बी और ए प्लस सी। गुण संधि ये हो जाएगी, वृत्त संधि ये हो जाएगी, ए प्लस सी। ठीक है, ये देखो आ वर्ग यानी ए वाला वर्ग, और ये देखो ये सी वर्ग यानी ए प्लस सी वर्ग। यहाँ वृत्त संधि हो जाएगी। ये तीनों हो गए। अब देखो इसका, अब यहाँ पर होगा आ प्लस ए या बी, और आप सी प्लस, यहाँ पर देखते हैं यह संधि इकोड एच, स्वर के बाद असमान स्वर आए, स्वर के बाद असमान स्वर आए, वहीं अच्छा स्वर ना हो। देखो ई है, ई उरी, या ये बी है ना, असमान स्वर यानी बी प्लस ए या सी। तो एयर संधि और आया संधि में सी प्लस ए या बी। अब यहाँ पर देखो ए वाले दोनों हो चुके हैं। अब उसके बाद क्या होगा इसका एयर संधि का, इस एयर संधि में होगा बी प्लस सी या सी या ए, इन दोनों में से एक कोई वर्ग आएगा, यानी खत्म होगा
बी वर्ग पर, और उसके बाद जुड़ेगा सी या ए, ठीक है। और आया संधि में भी है ये सी प्लस ए या बी, ये सब चीज़ें हैं। आप इन सबको जोड़ते जाओगे, आपका आंसर आता जाएगा। अब इनके सूत्र देख लो। आकाश वर्णे दीर्घा, दीर्घ संधि है। और गुण संधि के आदि गुणा, गुण संधि क्या है? आदि गुणा। और वृत्त संधि क्या है? वृद्धरेची। और एड़ संधि की एकोएडाची, एकोएडाची, ठीक है। असमान स्वर का अर्थ होता है जो स्वर पहले पद में आ चुका है और वो ना आकर दूसरा कोई अन्य स्वर हुआ। और अयासन में एड़ची, एड़ची आवा। अब व्यंजन संधि को देखते हैं। ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, जैसे कि आधा चा पूरा चा, आधा जा पूरा जा, आधा टा पूरा टा, आधा ना पूरा ना, आधा ला पूरा ला। संध में आए तो आधे अक्षर को ता कर देते हैं। जब इस तरह की पोजीशन आएगी, यानी कि कोई भी दो वर्ड हैं जो एक हाफ है एक पूरा है, तो तब उस जगह पर ता कर दें। जैसे सचित, सत धन चित, सज्जन, सत धन जना, तटीका, तत धन टीका, जगन्नाथ, जगत धन नाथ, उल्लास, उत धन लाश, ठीक है। और ता आ जाए तो दा कर देते हैं। और अगर ता आ जाए, क्योंकि अभी तक तो ता करते हैं, अब क्या है, अगर ता आ जाए तो दा कर देंगे। उत्थान, उद धन थान, ठीक है। आधा ता आ जाए तो वहाँ दा कर दे। सतकर्म, सत धन कर्म। बर के पहले अक्षर का चट तप, बर के तीसरे अक्षर गा छ ड़ द ब, बर का पांचवा अक्षर, ठीक है। यदि तीसरे वर्ड आए तो पहले वर्ड हो जाए, यदि पांचवा वर्ड आए तो पहले। जगत धन ईश, बाक धन ईशा, सट धन मास, सुप धन अंत, सुप धन अंत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ता या दा के बाद सा हो तो देखो, तो ता या दा के बाद सा हो तो क्या करेंगे? तो एक सच्छा शास्त्र, तो सत धन शास्त्र, उच्छिष्ट उत धन श्रेष्ठ। माँ हो तो चैन अनुनासिक में करेंगे, जैसे सम धन कल्प, संकल्प, किम धन चित में किंचित। सा के पहले आ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो चैन सा को शा में चेंज करें। नि धन सिद्ध निषिद्ध, युद्ध धन स्थिर युधिष्ठिर। आधा चा छा हो तो चा हटा देते हैं, लेकिन सेकंड पद छा से शुरू होगा। परिच्छेद वाला परिधन छेद, लक्ष्मी छाया वाला लक्ष्मी धन की छाया, विच्छेद वाला बेधन छेद। विसर्ग के बारे में बात करते हैं। ओ को विसर्ग कर देते हैं। ओ के बाद सगोस या वा रा ला, वो तो विसर्ग हो जाए। अधो वस्त्र अधा वस्त्र, मनोकुल मनहाकुल, यशोदा यशधन उदा, यशोदा यशोधन यश धन दा, मनोविकार मनहाधन विकार। ससहा हो तो इनका विसर्ग कर देते हैं। निश्चल, निधन चल, दुष्धन विधन तार, नमः धन कार। आधाशा पूराशा, आधाशा पूराशा, आधाशा पूराशा, तो आधे वाले को कब विसर्ग होगा? दुस्सील, दुहधनशील, निसंदेह, निहितन संदेह। आधे रा को हटाकर विसर्ग कर देते हैं। निर्गुण, निहितन गुण, दुर्गम, दुहधन गम, और निराशा, निधन आशा। बड़ी बड़ा ऊ के बाद रा हो तो चेंज, बड़ी बड़ा ऊ बराबर ईया हो। नीरज, निधन रज, निधन रज, निरोग, निधन रोग, नीरव, निधन रव। स्वर विसर्ग, स्वर हो तो विसर्ग हटा देते। अतादन अपराव, अतएव, यशादन इच्छा और यश, यश इच्छा। छोटा बड़ा के बाद का खा पा फा, वो तो विसर्ग नहीं हटा, सेम लिखते हैं। प्रातःधन काल वाला प्रातःकाल, मनादन काल वाला मन काल, यानी कि छोटा बड़ा विसर्ग के बाद का खा पा फा हो तो विसर्ग नहीं हटाते, सेम लिख देते हैं। अब उत्तर के बारे में बात करते हैं। ये प्रथम आते हैं, मूल शब्द में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। जैसे कि ये देखो विसर्ग है। आ, अब, उप, अप, अपि, अवि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नि, वि, निर, निश, दुर, दुष, प्र, परा, प्रति, परि। प्रहार, प्रधनहार, ये प्र है उपसर्ग और मूसर है हार। एक शब्द में दो उपसर्ग हो सकते हैं, जैसे अप्रत्याशित, आदन प्रत्याशित।
या प्रतिधन आश्रित या प्रतिधन आशा धन ईद, प्रतिधन आशा धन ईद, प्रतिशत अप्रतिशत अप्रत्याशित। देखो आ तो उपसर्ग है, अप्रत्याशित करते हैं तो प्रतिधन आशा धन ईद प्रातिश। ठीक है, पीछे जो शब्द बचे उसका अर्थ जरूर निकालना चाहिए। निर्बल निर्धन बल, दुशासन दुर्धन शासन, अविधन आश, अत्यधिक अतिधन अधिक। प्रत्यय के बारे में बात करते हैं। मूल शब्द के पीछे लगते हैं प्रत्यय। प्रत्यय दो टाइप के होते हैं, कृदंत और तद्धित। कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। धातु के अंत में जुड़ते हैं, धातु के अंत में जुड़कर कृदंत प्रत्यय लगते हैं और धातु को छोड़कर शेष शब्दों में लगते हैं, वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। शेष शब्दों में जैसे कि संज्ञा है विशेषण हो। भलाई भलाधन आई, घुमक्कड़ घूमना धन अक्कड़। कभी कभी एक शब्द में दो प्रत्यय भी हो सकते हैं। समझ आई समझ धन दार धन ई, दार और ई एक प्रत्यय है। अब मूल शब्द क्या है? समझ। रस के बारे में बात करते हैं तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। काव्य की आत्मा किसे माना जाता है? तो काव्य की आत्मा को रस कहते हैं। रस के अंग क्या? रस के 4 अंग हैं। स्थायी भाव देखते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब स्थायी भाव में बात करते हैं तो प्रधान भाव, मुख्य भाव, रति जुगुप्सा होती है। स्थायी भाव की संख्या है 9। रस का आधार इसे ही कहते हैं, स्थायी भाव को कहते हैं। बाद में आचार्य ने 2 स्थायी भावों को और जोड़ दिया। अब टोटल कितने हो गए? 11। विभव के बारे में बात की जाए तो विभव भाव की जागृत करने वाले कारणों को विभव कहते हैं। विभव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभव और उद्दीपन विभव। आलम्बन विभव के बारे में बात करते हैं जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागृत हो, और उद्दीपन विभव जागृत हुए स्थायी भाव को और उद्दीप प्रबल कर रहे हैं। अनुभव की बात की जाए तो अनुभव मनोगत व्यवहार को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार को अनुभव कहते हैं। अनुभवों की संख्या 8 है। संचारी भाव व्यभिचारी के बारे में बात करते हैं। मन में संचर करने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 है। अब रस के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो रस के श्रृंगार रस। श्रृंगार रस 2 टाइप का होता है, एक होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। एक में होता है रति और प्रेम। ठीक है, इसे श्रृंगार रस को रसराज्य और रसपति भी कहते हैं। हास रस से हास, क्रोध से शोक, वीर से उत्साह, रौद्र से क्रोध, भयानक से भय, बीभत्स से जुगुप्सा या घृणा है। अद्भुत से आश्चर्य या विस्मय है। शांत रस से सम या निर्वेद है। बात्सल्य से बात्सल्य रति है। भक्ति रस से भगवत अनुराग है। भरत मुनि ने कितने रसों का वर्णन किया है? अपने नाट्यशास्त्र में किया। भरत मुनि ने 8 रसों का वर्णन अपने नाट्यशास्त्र में किया है। अभिनव गुप्ता ने कितने रस माने? 9। नवोमपि शांतो रसा। 9वां रस किसे माना जाता है? शांत रस को। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? भरत मुनि को। रस संप्रदाय का प्रवर्तक कहते हैं भरत मुनि को। हिंदी में रसवादी आलोचक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये रसवादी आलोचक थे। छंद के बारे में बात करते हैं। छंद शब्द छद धातु से बना जिसका अर्थ होता है खुश करना। छंद का दूसरा नाम होता है पिंगल। छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल है। इन्हीं के नाम पर, पिंगल ऋषि के नाम पर छंद का नाम पड़ा। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख था ऋग्वेद में मिला है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है? ऋग्वेद में। छंद का अर्थ है बंधन। बंधन युक्त पद की रचना को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। बंधन युक्त पद की रचना को क्या कहते हैं? छंद। छंद के अंग देखते हैं तो छंद के 6 अंग हैं। कौन सा? बड़ या मात्रा, पाद या जड़, यति या गति, तुक और गढ़। अब इन 6 को देखते हैं। बड़ या मात्रा, स्वर या दीर्घ, आ ई उ स्वर हर्ष स्वर है, और दीर्घ आ बड़ा बड़ी बड़ाऊ। ठीक है, इसमें लघु चिन्ह और ठीक है लघु चिन्ह को इस तरह करेंगे और दीर्घ यानी डबल चिन्ह को इस तरह से। नोट, हलंत वर्ड की गणना नहीं की जाती। हलंत जो भी वर्ड होते हैं जिन पर हलंत लगी होती है उन पर उनको वर्ड की गणना नहीं करते। पाद चढ़, प्रत्येक छंद में 4 चढ़ होते हैं। कुछ छंद में 6 चढ़ भी होते हैं, जैसे कुंडलिया छप्पा है, यानी कुंडलिया और छप्पे में 6 चढ़ होते हैं। यति मतलब होता है ठहरना। छंद पढ़ते हुए कहीं रुकना पड़ता है, उसे यति या विराम कहते हैं, जैसे कि चेन्नई। गति अलग के बारे में मतलब छंदों के पढ़ते समय जिस धारा की अनुभूति होती है, छंदों को पढ़ते समय जिस धारा की अनुमति होती है उसे गति कहते हैं।
छंदों के पद के अंत में जो अक्षरों की समानता हो उसे तुक कहते हैं। छंदों के पद के अंत में जो अक्षरों की समानता हो उसे क्या कहते हैं? तुक। गढ़ के बारे में बात करें तो लघु या गुरु के क्रम लघु या गुरु के क्रम को बनाए रखने के लिए गढ़ों का प्रयोग होता है। गढ़ 8 प्रकार के होते हैं। वर्णिक छंद की विशेषता है गढ़ होते हैं। सूत्र ये माता राज भान सरगा या गढ़ मागढ़ तागढ़ रागढ़ जागढ़ भागढ़, ठीक है, भगड़ और नगड़ और सलगा। छंद के 3 भेद हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। वर्णों के सामान्य का विचार वर्णिक छंद कहलाता है। मात्राओं की संख्या, वर्णों की संख्याओं का विचार वर्णिक छंद और मात्राओं की संख्या का विचार मात्रिक छंद। और वर्णिक और मात्रिक किसी का प्रतिबंध ना हो मुक्त छंद कहते हैं। वर्णिक और मात्रिक छंद के 3 भेद हैं। वर्णिक या मात्रिक छंद के 3 भेद हैं। कौन? सम, अर्ध सम और विषम। सम, अर्ध सम, विषम। सम 4 चरणों में मात्रा बराबर होती है चौपाई। अर्ध सम की बात की जाए तो प्रथम और तृतीय विषम चरण और द्वितीय और चतुर्थ सम चरण में मात्रा या वर्ण की संख्या बराबर होती है, जैसे कि 2 भाग। तो पहला और तीसरा चरण बराबर है और दूसरा और चौथा चरण बराबर है, जैसे कि 2 भाग अर्ध सम। अब विषम की बात करें 4 और 6 चरण होते हैं। मात्रा वर्ण की संख्या भिन्न भिन्न होती है 56 कुंडलियों में। हिंदी की कुछ प्रमुख छंद के बारे में बात की जाए, मात्रिक छंद में सम मात्रिक छंद आएगा। कुछ प्रमुख सम मात्रिक छंद देखो कौन कौन? चौपाई, रोला, हरिगीतिका और वीर्याला। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 16 सूत्र मात्रा है। रोला में 4 चरण होते हैं, 11 और 13 और 24 मात्राएं होती हैं। हरिगीतिका की बात करें तो 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। वीर्य आगा के बारे में बात करें तो 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं। चारों गीत वीर के गाओ। अर्ध समात्रिक छंद के कुछ देखते हैं। दोहा, सोरठा, बरवै, उल्लास। अब दोहा के बारे में बात करें तो विषम 13 और सम 11 मात्रा। सोरठा में विषम 11 और सम 13 24 मात्राएं। दोहे का उल्टा होता है सोरठा। बरवै के बारे में बात की जाए तो विषम 12 और सम 7 19 मात्रा। उल्लाला में विषम 15 और सम 13 28 मात्रा। विषम मात्रिक छंद में बात करी जाए तो कुंडलिया और छप्पय। कुंडलिया बनता है दोहा और रोला को मिलाकर, छप्पय बनता है रोला और उल्लाला को मिलाकर, और सब में 6 चरण होते हैं। अलंकार के बारे में बात की जाए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। संस्कृत में अलंकार समुदाय के प्रतिष्ठापन कौन थे? दांडी थे। काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारम प्रच्छयते, आचार्य दांडी। हिंदी के कौन से कवि अलंकारवादी हैं? केशव, ठीक है। किस विद्वान ने अलंकारों की स्थिति को आवश्यक नहीं माना है? तो आचार्य मोहम्मद ने। विद्वानों की में, ठीक है, आचार्य मोहम्मद ने अलंकारों की स्थिति आवश्यक नहीं मानी है। अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जो शब्दों के सौंदर्य प्रकार डाले शब्दालंकार, जो अर्थों के सौंदर्य प्रकार डाले अर्थालंकार। परंतु कभी कभी एक अलंकार को और जोड़ दिया जाता है, जिसे कहते हैं उभय अलंकार या आदि पाश्चात्य अलंकार। अब शब्दालंकार के बारे में बात की जाए तो अनुप्रास, यमक, सुलेश और विपस, ठीक है, ये सब शब्दालंकार होते हैं। अनुप्रास में कोई एक वर्ड होता है जिसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है। यमक में क्या होता है कि कनकते, जैसे कि वर्ड एक सब वर्ड होता है जिसके प्रयोग अलग अलग होते हैं। सुलेश की बात की जाएगी, विभस की बात की जाएगी, विपसा। अनुप्रास के बारे में बात की जाएगी तो व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास। अनेक व्यंजनों की एक बार स्वतः क्रमतः आवृत्ति केवल 2 बार है, छेकानुप्रास कहते हैं। बदव गुरुपद पदम परागा, ठीक है, 2 बार छेकानुप्रास। जैसे सुरस सुभाष सुरस अनुरागा। वृत्तानुप्रास एक अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो। चार चंद्र की चंचल किरण है, एक या अनेक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो। श्रुत्वानुप्रास, कंठ तालु एक ही स्थान से उच्चरित की आवृत्ति हो। श्रुत्यानुप्रास, राम कृपा भव निशासरानी, जागे फिर नहीं दस है, निशासरानी तंत्र।
लाटानुप्रास होता है जहाँ एक शब्द की आवृत्ति हो। पूत सपूत तो क्यों नहीं ढंग सच्चा है, ठीक है। लाटानुप्रास जहाँ एक शब्द की आवृत्ति हो। अंत्यानुप्रास के बारे में बात करें, तुकान शब्दों का प्रयोग होता है। बतर्थ लालच लाल की मुरली धई लुकाई, देखो ये है तुकान। सौ करे भौवें हंसे दिन कहें नदी जाए, ये भी है तुकान। यानी अंत्यानुप्रास तुकान पर से संबंधित है। यमक की बात की, जब कोई शब्द अनेक बार प्रयोग हो, प्रत्येक बार अलग अलग दर्जा हो, कलक पे यमक अलंकार से कोई भी शब्द बिना आवृत्ति के वे कई अर्थ प्रकट कर दी, जैसे पानी कहना उबरे बिन पानी सब सुन, ठीक है। श्लेष अलंकार, विपस्सा अलंकार मनोभावों को प्रकट करने के लिए, छी चुम देखो सुनो, ये विपस्सा। अर्थालंकार इसके कई भेद हैं, पर मुख्यतः कुछ इस प्रकार हैं। उपमा संदेह उत्प्रेक्षा रूपक अतिशयोक्ति भ्रांति विरोधाभास। उपमा अलंकार समान धर्म गुण स्वभाव आदि जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु की जाए, उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के तो भेद हुए 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और समांतर। जिसकी उपमा दी जाती है उपमेय, जिससे उपमा दी की गई जाए उपमान, जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए वाचक। सीता का मुख कमल के समान सुंदर है, तो सीता का मुख क्या है, उपमेय। किसके समान है, कमल के समान, उपमान। वाचक है समान और सुंदर है समांतर। संदेह अलंकार के बारे में बात की है, तो उपमेय में उपमान का संदेह, उपमेय में उपमान का संदेह हो। संदेह अलंकार किसी वस्तु का देखकर अन्य वस्तु के संशय होने के आभार, ये सारी बीच नारी है कि नारी बीच सागरी है, संदेह वाचक है संदेह अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बात की जाए तो उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जैसे मुख मानो चंद्र, ठीक है, या मुख मानो मानो जानो जनऊ जानो, ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार में। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान मनो मानो जनऊ जानो आदि वाचक शब्द आए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय उपमान का एक ही रूप मान दिया जाए, मुख चंद्र है। अतिशयोक्ति बड़ा चढ़ाकर कही गई हो, वो अतिशयोक्ति भ्रांति मान, जहाँ सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु का कोई वस्तु समझ नहीं आ रही हो। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख तो चोटी, भाग उठा भाग भय माने कर सर पर साफिन लोटी। विरोधाभास की बात की जाए तो दो वस्तुएं विरोध न हुए, विरोध का आभास विरोधाभास है। मीठे लगे अख्यान लोनाएं। उभय अलंकार मानवीकृत ध्वन्यार्थ व्यंजन और विशेषण प्रत्यय, ठीक है। अब थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पत्रिकाएं देखते हैं। भारतीय की कवि बच्चन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधनी, ये सब भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है और जो कि काशी में हुए थे। हिंदी प्रदीप्त बालकर बैठ के इलाहाबाद में आनंद कादम्बरी काफ़ी फेमस है। और ये बद्रीनारायण प्रेमघन चौधरी। आपसे पूछा जाए प्रेमघन को कौन जाने जाते हैं, तो बद्रीनारायण चौधरी को प्रेमघन के नाम से जाना जाता है। ये मिर्जापुर के ही है। द्विवेदी युग पत्रिका के बारे में बात करें, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं सरस्वती की जी, इलाहाबाद शुरू की थी। सुदर्शन है देवकी नंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र काशी। समालोचक चंद्रधर शर्मा और गुलेरी जयपुर में। इंदु है अंबिका प्रसाद गुप्त काशी में। मर्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कृष्णकांत मालवीय प्रयाग में। चांद है राम सहगोल चंडी प्रसाद प्रयाग। माधुरी है दुलारी लाल भार्गव लखनऊ में। इम्पोर्टेंट मर्यादा मासिक पत्रिका और टुडे अंग्रेजी जो डॉक्टर संपूर्णानंद की है। मर्यादा। छायावाद देख लेते हैं पत्रिकाएं। हंस है प्रेमचंद की जो कि काशी में। कर्मभूमि माखनलाल चतुर्वेदी। चांद माधवी वर्मा। साहित्य संदेश है बाबू गुलाब राय। छायावाद उत्तर, छाया के बाद उत्तर। कादम्बरी राजेंद्र अवस्थी दिल्ली। धर्मयुग है धर्मवीर भारती। नया जीवन है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। हिंदी में सर्वप्रथम की बात की जाए तो
हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास। भगवत चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है गढ़ामयी। हिंदी की प्रथम दलित रचना अछूत की शिकायत। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास हरिओम। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है पद्मावत। हिंदी की पहली कहानी लेखिका है बंग महिला। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक है अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है इंदुमती किशोरीलाल की। प्रेमचंद की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है नहिसु पंच परमेश्वर। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा था? शिव प्रसाद सेंगर ने। हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूंट, जो है महावीर प्रसाद की। हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूंट। हिंदी में प्रथम जीवनी है भगवत भक्तमाल नावादार। हिंदी में प्रथम संस्मरण हरिओम जीफा बाल मुकुंद ग्रह। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा सिद्धांत चौहान। हिंदी में प्रथम रेखाचित्र है पद्म पराग। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है चंद्र छंद बरन की महिमा। यह है गंग कवि की खड़ी बोली की प्रथम रचना है। खड़ी बोली पद का प्रथम प्रयोग हुआ था अमीर खुसरो ने किया था। प्रथम हिंदी पत्र है उदान मातंड, जो और जुगल किशोर ने लिखा था। कब लिखा? कोलकाता 30 मई 2018 26। ज्ञानपीठ पुरस्कार के सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं सुष्मिता। इस दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस नंदन पंत मनाया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला है महादेवी वर्मा। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन है नागपुर में 1985 में। यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी। हिंदी भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी। ठीक है। हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास है। हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास है हिंदी भाषा का इतिहास धीरेन्द्र। हिंदी का प्रथम भाषा सर्वेक्षक है अमीर खुसरो। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है साधना कृष्णदास। हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत है सरयू पार की यात्रा। नाथ साहित्य का प्रणेता गोरखनाथ। हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास है भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लौरी। हिंदी भाषा का प्रथम सर्वेक्षक है अमीर खुसरो। हिंदी भाषा का प्रथम सर्वेक्षक कौन है? अमीर खुसरो। छायावादी युग के प्रसिद्ध कहानीकार हैं जयप्रशंकर प्रसाद। केवल 6 निबंध लेखक प्रसिद्ध थे। केवल 6 निबंध लिखकर प्रसिद्ध हुए थे सिद्धार्थ पूर्व सिंह। डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगल प्रसाद पुरस्कार मिला था समाजवाद पर। हिंदी गद्य के उत्कृष्ट का सूर्योदय काल द्विवेदी युग को माना जाता है। हिंदी काल साहित्य का विविध काल देखते हैं। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक मध्यकाल। काव्य के भेद है श्रव्य काव्य, दस काव्य। श्रव्य काव्य में प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य। और मुक्त प्रबंध काव्य में महाकाव्य, खंड काव्य। मुक्त काव्य में गीत काव्य। वीरगाथा काल की 2 प्रसिद्ध भाषाएं डिंगल और पिंगल। आधुनिक काल का विभाजन भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी, छायावादित्व। तार सप्तक प्रकाशन किसका था? 1943 का आगे ने। आद्य प्रमाणिक रचनाएं पृथ्वीराज आसो। काव्य साहित्य का स्वर्ण काल है भक्ति काल। काव्य साहित्य का स्वर्ण काल कौन सा है? भक्ति काल है। बासल रस्म के सम्राट है सूरदास। श्री रामचंद्र मानस किस भाषा में लिखी? अवधि। बिहाई ने सर्वप्रथम लिखे हैं दोहे। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी थी? ब्रज। तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। रीतकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं केशव दास। कठिन काव्य का प्रेत। बिहाई सत्य की भाषा है ब्रजभाषा। रीति मुक्त काव्यधारी कवि हैं घनानंद। मैसूर गुप्त का प्रथम काव्य ग्रह है भारत भारती। राष्ट्रपति पदवी से सुशोभित किया गया था मैसूर को राष्ट्रकवि। प्रकृति के सुकुमार कवि है सुमित्रा नंदन पंत। नई कविता का शुभारंभ 1954 में नरेंद्र शर्मा ने किया था। प्रयोगवादी कर्म धारा है। काव्य धारा के जनक है अज्ञेय। छायावादोत्तर को बांटा गया था प्रयोगवादक, प्रगतिवादक और नई कविता काल में। अर्धशतक के कवि का नाम है जगन्नाथ रत्नाकर। साकेत की नायिका है उर्मिला।
अब इस सबको हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो आप देखते रहें और रिवाइज करते रहें, दोस्तों को शेयर करें।